हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सुधा। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में और आज हम शुरू करेंगे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकासात्मक विकास के थ्योरी की स्टेजेस क्या-क्या हैं। उन्होंने टोटल बताया था आपको कि 8 स्टेजेस बताई हैं। उन स्टेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने जैसा आपको बताया कि 8 स्टेजेस बताई थी और ये बताया था कि व्यक्ति के विकास में उसकी जो मानसिक दशाएँ हैं, वो उसी के आधार पर उसका सामाजिक विकास होता है। जिस तरह के उसके अंदर मानसिक विकास डेवलप होता जाएगा, उसी तरह से उसका विकास होता जाएगा। टोटल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें टोटल 8 स्टेजेस हैं। कितने हैं? 8 स्टेजेस हैं। ठीक है? इन 8 स्टेजेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें जीवन के जैसे जन्म से लेके जब से वह जन्म लेता है तब से और मृत्यु तक की स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है जिस तक के बारे में हमको पढ़ना है या क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं, वो 18 साल यानी कि किशोरावस्था तक की स्टेजेस यानी कि उसमें कि 8 स्टेजेस जो हैं, 8 स्टेजेस में से 5 स्टेजेस हमारी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? किशोरावस्था तक की अवस्थाओं के बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं। हालाँकि मैं आपको पढ़ाऊँगी 8 स्टेजेस लेकिन उसमें से फ़ोकस मेन आप हमारा रहेगा किस पे? मेन 5 स्टेजेस पे, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टेज। पहला स्टेज है विश्वास या कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ठीक है? ये हमारी पहली एरिक्सन थ्योरी की पहली स्टेज है। एरिक्सन का कहना था कि इस स्टेज में बच्चों के जन्म से लेके कब से? जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है? इस अवस्था में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जन्म उनका होता है, बहुत छोटे होते हैं, माँ-बाप का लाड, प्यार, दुलार अधिक पाते हैं और इसीलिए उनके मन में ये विश्वास बना रहता है कि हाँ, मम्मी-पापा हमारे लिए सब कुछ करेंगे या हमारे बड़े जिनके सानिध्य में वो रहता है, वो उसके लिए कुछ भी करते हैं, जो वो माँगता है, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, जैसा वो रहना चाहता है, जिन खिलौनों से खेलना चाहता है, वो खिलौने उसको मिलते हैं, आस-पास के लोग जिनको पसंद करता है, वो उसके समीप रहते हैं। तो इस प्रकार उनको बहुत सारा प्यार और दुलार मिलता है और तो उस प्रकार उनमें विश्वास की भावना पनप जाती है और वो अच्छे से बड़े होते-होते अच्छे से समाज में समायोजन कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि उनमें ऐसा लाड प्यार दुलार देखने को नहीं मिलता है तो उनके मन में विकृतियाँ जन्म ले लेती हैं और वो आगे चल के समाज में अच्छी तरह से समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा स्टेज है स्वतंत्रता। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम संदेह, ठीक है? इसमें ये बच्चे की एज होती है 3 टू 4 ईयर, ठीक है? इसी एज में बच्चा कहाँ जाना? स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है?
इसको स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं। स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, वहाँ उसे ये लगता है हर चीज़ों की हमें स्वतंत्रता मिल रही है कि वो अब स्कूल खुद से तैयार होके जा रहा है। कई बार माँ-बाप तैयार करते हैं, अपनी पसंद की टिफ़िन ले जा रहा है और स्कूल में टीचर्स भी उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, आप ये कर रहे हो, कर सकते हो। अच्छी तरह से मतलब स्वतंत्रता के साथ वो व्यवहृत होने लगता है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाता है और वो हर कार्य करने में स्वतंत्र महसूस करता है, कॉन्फिडेंट भी रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और फ्री फील करता है, ठीक है? इसके विपरीत यदि वो बच्चे को हर चीज़ में रोका-टोकी की जाए, संदेह किया जाए, नहीं तुमने ये कैसे कर दिया, तुम ये क्यों करते हो, तुम्हारे ये करने का मतलब क्या है? तो उसके अंदर ये भावना आने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है और बच्चे खुल के खेल रहे हैं, तो वो दबा-दबा सा महसूस करता है और उसका सामाजिक विकास विकृत हो जाता है और वो आगे चल के समाज में अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है। इसके विपरीत अगर उसको हर चीज़ में स्वतंत्रता मिलती है, वो फ्री फीलिंग करता है, हर काम स्वतंत्रता से करता है, तो वो उसका कार्य का प्रदर्शन भी अच्छा होता है और आगे चलकर उसके समायोजन की क्षमता भी और अच्छी होती है। तीसरा हमारा है आत्मबल। इसको रब कर दो। आत्मबल बनाम अपराध की भावना। इस स्टेज में बच्चा 5 से 6 साल तक की अवस्था में इसकी एज लिमिट है 5 टू 6 ईयर। ठीक है? इस एज में बच्चा स्कूल जाने लगता है और तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ लेने लगता है। उसकी तो ज़िम्मेदारियाँ लेते-लेते इसी क्लास में मॉनिटर बनता है, तो कभी उसको नई ज़िम्मेदारी दी जाती है, तुम अपनी टिफ़िन रखोगे, बॉटल रखोगे या किसी को पानी दोगे। पानी देना, इसी तरह की नई-नई ज़िम्मेदारियाँ उसको दी जाती है कि हाँ, भला मेरा बेटा ये कर लेता है, बेटा ये करेगा, आर्ट बनाएगा, हाँ, इसकी राइटिंग अच्छी है, ये एबीसीडी लिख लेता है। छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों से जो उसकी तारीफ़ की जाती है, तो उसको आत्मबल मिलता है कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ें कर सकने में सक्षम हूँ, मुझ में ये क्षमताएँ हैं। तो उसमें ये कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता जाता है कि हाँ, वो कॉन्फिडेंट है। और इसके विपरीत अगर उसको ये सारी इस तरह के प्रोत्साहन नहीं मिलते हैं, हर चीज़ में रोका-टाकी और ये दिखाया जाता है तुमने तो अच्छा से लिखा नहीं, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी है, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हो और ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा हर चीज़ जानने को जिज्ञासु होता है। वो चीज़ें वो कर पाए या ना कर पाए, पर उसके लिए उसके मन में जिज्ञासा होती है। तो उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को अगर डाँट कर दबा दिया गया तो वो बच्चा उसकी मानसिक विकृति बढ़ती जाती है। वो बहुत संकोची स्वभाव का होता जाता है, बहुत दबता जाता है, अपनी चीज़ें अपनी भावनाएँ भी प्रकट नहीं कर पाता है आगे चलकर। तो ये सब जो अपनी भावनाएँ दबा लेता है, तो इस तरह से उसके अंदर बहुत सारी विकृति उत्पन्न हो जाती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होता जाता है और जब जितना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में डेवलप होगा उस और एडजस्टमेंट उसका उतना ही कम होगा और समाज में जब उसका एडजस्टमेंट कम हुआ तो उसका सामाजिक विकास तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक विकास में ये चीज़ें बहुत बाधा डालती हैं। तो इसलिए बच्चों में आत्मबल बनाए रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है परिश्रम बनाम हीनता की भावना। ये एज होती है 7 टू 12 ईयर।
ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा ना तो बच्चा रहता है और ना ही बड़ा होता है, ठीक है? तो उ उसके अंदर जैसे बच्चों में क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, बच्चों में क्षमताओं की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चे हर काम में परिश्रम करना चाहते हैं, उनके उनसे आप जितना परिश्रम कराओगे, उनकी क्षमताओं में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। आप जितनी उनको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देंगे, वो हर चीज़ के लिए जिज्ञासु भी रहते हैं और हर नई-नई ज़िम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं, हर चीज़ में वो ये अपना नाम करना चाहते हैं, हाँ, कि मैं बहुत परिश्रमी हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है। तो बच्चे को वो जितना मोरल सपोर्ट मिलता जाएगा, उतनी उनकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उनकी कैपेसिटी जो है, उतनी ही इलास्टिक होती है, उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके विपरीत जितना आप हर चीज़ों में रोका-टोकी लगाएँगे और हर चीज़ों में उसको ये बताएँगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम में ये क्षमता नहीं है, तुम ये नहीं जानते हो, तो उसमें हीनता की भावना आती जाएगी। जैसे इसमें अपराध बोध की भावना आती जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये कर दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। उसके विपरीत इसमें हीनता की भावना आती जाती है, नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा, मैं ये तो जान ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए बच्चों में इस एज में 7 टू 12 ईयर में बस बच्चों से की जितनी उनकी परिश्रम की क्षमता है उतना उनसे काम लेना चाहिए। काम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उनसे घर के काम करवाने चाहिए, झाड़ू-पोछा, ऐसे कार्य नहीं, उनके उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता होती है, उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास, उनका जो उनकी लर्निंग पावर होती है या शोध करने की क्षमता होती है, इस एज में बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों से वो काम लेने चाहिए, तो उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता और बढ़ती जाती है, तो वो नए-नए दिशाओं में अच्छे से कदम उठाते हैं और अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। और इसके विपरीत अगर नहीं आप करते हैं, तो उनके अंदर हीनता की भावना पनपती जाती है, ऐसे बच्चे ही अपराधी स्वभाव के हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है 5वीं स्टेज आपकी है पहचान। पहचान भूमिका कह लीजिए या द्वंद की अवस्था। सबसे महत्वपूर्ण स्टेज उनकी यही होती है। ये 13 टू 18 ईयर होती है, ठीक है? इसी एज में वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। उनको उनका गोल पता होता है कि क्या करना है, गोल को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। अपना आइडेंटिफ़िकेशन के लिए वो प्रयासरत रहते हैं कि मेरी खुद की पहचान बने, मैं ये कर सकता हूँ और उनका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है। कि हाँ, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, मैं इसी फ़ील्ड में तैयारी करूँगा तभी सफल हो पाऊँगा। अब उनकी खुद की पहचान की भूमिका रहती है कि पहचान की अवस्था होती है कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊँ, मैं अपने माँ-बाप की पहचान से नहीं जाना जाऊँ, मैं अच्छा लेखक, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा क्रिकेटर या फिर कोई भी प्ले ले लीजिए, अच्छा टीचर, अपने विज़न को लेके वो क्लियर हो रहते हैं कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, उसी में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। और पूरी तरह उनको जैसे अगर उनके हिसाब से माहौल मिलता रहा तो वो अपनी ये प्रतिभा डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? इसके विपरीत अगर उनको मार्गदर्शन या गाइडेंस ढंग से नहीं मिला तो उनमें द्वंद की भावना हो जाती है कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, कि मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मुझे बायोलॉजी ग्रुप में जाना चाहिए या मैथ्स ग्रुप में जाना चाहिए। उनके अंदर मानसिक द्वंद बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो जब ये मानसिक द्वंद बढ़ जाता है तो वो किसी न किसी मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं। कोई न कोई नई मानसिक बीमारी उनके अंदर जन्म ले लेती है। तो बच्चों को पहचान की भूमिका को लेकर उनके विज़न को थोड़ा क्लियर करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण एज होती है 13 से 18 साल की किशोरावस्था, जिसमें बच्चा खुद की पहचान को लेके उसके मन में बहुत संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष व तूफ़ान की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को ही सबसे अनोखा काल या वसंत ऋतु या कुछ इस तरह की अवस्थाएँ जिसमें वो नया करने की सोचता है, इस तरह की अवस्था कहा जाता है। तो पहचान की अवस्था उनके पहचान को लेके उनके मन में द्वंद चलता रहता है। अगर उनका
विज़न उसमें क्लियर कर दिया जाए, उनकी हेल्प करी जाए, तो वो उनका जो मानसिक विकास होता है, वो चरम पे होता है इस एज में। अपने चरम पे होता है और जब मानसिक विकास चरम पे होगा और उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनका फिज़िकल पावर भी इस एज में अपने चरम पे होती है। तो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अपने चरम पे जब होता है, तो उनकी कैपेसिटी आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और अगर उनकी सहायता की जाए, तो वो अच्छी दिशा में बहुत अच्छी जगह निकल सकते हैं। इसके विपरीत अगर वो बुरी संगत में पड़ गए और उनका विज़न क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके अंदर द्वंद की भावना आती है, जिससे वो अपने विज़न को लेके कुसुमायोजित हो जाते हैं, मतलब उनका समायोजन ढंग से नहीं हो पाता। यही बच्चे आगे चलकर बड़े अपराधी या मानसिक विकृति के शिकार व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, ठीक है? छठा है घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था। घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। इसकी एज होती है 19 टू 35 ईयर। ये ऐसी एज होती है जिसमें वो अपने रोजगार में रम चुका होता है, जहाँ उसे जाना होता है अपने रोजगार तय कर चुका होता है, उसे पारिवारिक जिम्मेदारियां मिल चुकी होती हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने लगता है। ठीक है, तो और अब उसके बच्चे भी हो चुके होते हैं और उनके साथ वो घनिष्ठता महसूस करता है अपनी पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ घनिष्ठता महसूस करती है कि हाँ, ये मेरे लिए सब कुछ कर रहा है या वो मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मैं भी उसके लिए। तो दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, अपने रोज़गार से वो अपनी रोज़ी-रोटी कमाने लगता है, अपने परिवार का जीवन चलाने लगता है, अपना जीवन सुखमय जीवन की तरफ अग्रसर होता है। और उसको अपने परिवार के साथ घनिष्ठता महसूस होती है। इसके साथ इतना सब कुछ करते हुए भी हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ अच्छा ही करना चाहता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति है कि अपने रोज़गार नहीं पा पाता है, अच्छा रोज़गार उसको नहीं मिल पाता है और उसके अपने परिवार का साथ नहीं मिल पाता है, तो वो अलगाव महसूस करता है। तो इस तरह से परिवार को भी इस ऐसे माहौल में चाहिए कि उससे घनिष्ठता का अनुभव कराए, उसको आत्मबल दे कि हाँ, नहीं आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई टाइम नहीं है, सब मिलके करेंगे। तो जिस तरह का माहौल उसको मिलता जाता है, अगर उसको परिवार से भी घनिष्ठता मिलती जाती है, तो उसका समायोजन अच्छा होता जाता है। इसके विपरीत यदि परिवार उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता है, तो उसके अंदर अलगाव की भावना पनपने लगती है और उसका समायोजन खराब हो जाता है, ठीक है? इसकी एज होती है 35 टू 55 ईयर। ठीक है, ये ऐसी एज होती है जिसमें बहुत कुछ अब समाज के लिए व्यक्ति कर चुका होता है, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर चुका होता है। ठीक है, उपयोग कर चुका होता है। तो इसमें समाज उससे अपेक्षा करता है कि वो अपनी सृजनात्मक क्षमता से कुछ और भी समाज के लिए प्रस्तुत करे। ठीक है, जैसे किसान है,
वो अपनी एक एज के बाद हाँ, किसान अन्न उपजा कर या कोई कलाकार है तो वो अपनी नई कलाकृतियों का या कोई साइंटिस्ट है तो वो नए प्रयोग करके इस एज में बुद्धि इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती है कि वो कुछ जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करता, सोच समझ के कि क्या समाज के लिए सही होगा, क्या समाज के लिए गलत होगा, तो कुछ नई चीज़ का प्रदर्शन करता है। तो समाज भी उससे अपेक्षा करता है कि वो अपनी सृजनात्मक क्षमता का भरपूर उपयोग करके समाज के लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करे और तो वो व्यक्ति भी उसके अनुरूप किसान जैसे अन्न उपजाकर या आर्टिस्ट आर्ट बनाकर, साइंटिस्ट अपने साइंस का प्रयोग करके, टीचर अच्छे-अच्छे रोल मॉडल प्रदर्शित करके अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत कुछ लोग होते हैं कि निष्क्रिय होते हैं। जैसे-जैसे उनकी उम्र ढलती जाती है, उनमें जब वो कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं, तो समाज भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता है। तो वो जब अपेक्षा भी नहीं होती है, तो उनका जो प्रदर्शन होता है, वो दिन-ब-दिन और डाउन होता जाता है। पहले जो होते हैं, उससे भी वो बुरी कंडीशन में पहुँच जाते हैं। तो इस कंडीशन में उनके अंदर निष्क्रियता की भावना आती जाती है और उनका समायोजन जो है, दिन-ब-दिन खराब होता जाता है। तो वो लोग जो थोड़ा बहुत लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट आपस में या घर में गाली-गलौज इस तरह के कार्य घर में करने लग जाते हैं। ठीक है? 8वां है ईमानदारी और निराशा की अवस्था। इसकी एज है 55 प्लस। ठीक है? 55 प्लस के आयु वर्ग के लोग इसमें इस ग्रुप में आते हैं। ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन कर चुका होता है। फिर ये ऐसी एज आती है जिसमें वो खाली बैठ के एक तो नौकरी से भी 55 में होता है, 60 आते-आते नौकरी से भी रिटायर हो जाता है, तो खाली बैठ के वो अपने किए गए कार्यों का कि उसने परिश्रम किया या आत्मबल से भरपूर काम किया या उसने अपने क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया, अपनी सृजनात्मक क्षमता को दिखाया या नहीं दिखाया, उसका पूरी तरह से आत्म-मंथन करता है कि उसने अच्छा किया या बुरा। यदि उसने सारे अच्छे कार्य किए होते हैं अपने जीवन में, सारे दायित्वों का भरपूर निर्वहन किया होता है, तो उसमें ईमानदारी की भावना पनपती है। इसके विपरीत जब वो अपने आप को पाता है कि उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया, अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की, आत्मबल का प्रयोग नहीं किया, परिश्रम भरपूर नहीं किया, अपनी दिमाग का भी भरपूर प्रयोग नहीं किया, परिवार के साथ भी उसने न्याय नहीं किया, तो उसके अंदर निराशा पनपने लगती है और वो घोर कुंठा का शिकार हो जाता है और लोगों से अलग-थलग रहने लगता है और उसका समायोजन जितना है, जितनी भी उसकी उम्र बची है, दिन-ब-दिन बिगड़ता जाता है और लोगों से उसका लड़ाई-झगड़ा, मारपीट या इस तरह की परिस्थितियाँ बनती जाती हैं कि वो परिवार में किसी तरह का समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। तो ऐसी जगह पे लड़ाई-झगड़े और बढ़ जाते हैं। तो ये एज ऐसी आती है कि इसमें अगर व्यक्ति ने ईमानदारी से काम किया है और आत्ममंथन में वो अपने आप को ईमानदार या अच्छा पाता है, तो वो खुशी होकर अपनी बाद की लाइफ़ व्यतीत करता है। अगर ऐसे अपने आप को नहीं पाता है, तो उसके अंदर घोर निराशा व कुंठा जन्म ले लेती है, ठीक है? इस तरह से हमने एरिक एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था उसकी जो 8 स्टेजेज़ थी, 8 स्टेजेज़ हमने पढ़ ली। 8 स्टेजेज़ से क्वेश्चन बन सकते हैं पर मेन 5 स्टेजेज़ जो किशोरावस्था तक के स्टेजेज़ हैं वो महत्वपूर्ण हैं, मैं फिर आपसे कहूँगी। और उसको ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इस सिद्धांत को समझने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिद्धांत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।